36 साल का शूटर था जो तैमूर कहता है। लड़की का मामला भी बीच में आया, कय्यूम के वालिद से कुछ प्रॉब्लम भी आई। ये प्रॉपर्टी की जंग है जिसमें बाप को कुर्बान कर दिया गया। फिर FIR कटवाई गई कि वालदा के मुंह पे ठुड्डे मारे हैं। दोनों भाई माँ इकट्ठे नहीं बैठेंगे तब तक असल कातिल नहीं पकड़ा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस यूथ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर का एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर इकरा मेडिकल कॉलेज के सरबराह उसके मालिक को उनके घर के बाहर नमाज जुमा के बाद कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल का इल्ज़ाम 2 रोज़ के बाद इनके अपने सगे बेटे कय्यूम के ऊपर लगा। अच्छा, इस केस में कय्यूम ज़मानत पर रिहा हो चुका हुआ है और इस केस में कय्यूम की जो वकालत की वो बलक शेर खान खोसाने की। इस केस में क्या पेचीदगियाँ थीं और क्या असल मामलात हैं, इस वाले से बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त ये मौजूद भी हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या वाकई ही कय्यूम अपने वालिद कत्ल में शामिल था और उसकी ज़मानत किस बुनियाद के ऊपर हुई थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अरसे के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है हमारी। मुझे ये बताएं बलक साहब कि डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब का एक कत्ल हुआ और इसके अंदर अफसोसनाक बात जो थी वो इनके बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगा। असल हक़ाइक़ हैं क्या ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक दूसरी साइड की स्टोरी भी पता होनी चाहिए। अच्छा, लकीली हमारे पास दोनों पार्टीज़ आई कि दे वांट टू टेक आवर सर्विसेज एज ए लॉयर, और मैं और वालिद साहब दोनों बैठे हुए थे। तो सबसे पहले जो मुद्दई है इनका छोटा भाई तैमूर, तो वो हमारे पास आया। तो वी थॉट के जिस तरह एक होता सुना हुआ था कि अब्दुल कय्यूम ही कातिल होगा, और बड़ी ज़्यादती हुई है और बड़े बेटे ने बाप को कत्ल करवा दिया। और मैंने उनकी फ़ाइल पढ़ चुके हुए थे। FIR ये कहती है कि तैमूर ये कहता है एज ए कंप्लेनेंट कि मैं और मेरे वालिद साहब और अब्दुल कय्यूम जुमा पढ़ के इकट्ठे निकले। अब जब मैंने पूछा सवाल तो मैंने कहा क्या हुआ था आप बताएं। उसने कहा जी मैं और मेरे वालिद हम दोनों ही थे, तो हम जुमा पढ़ के जैसे ही बाहर निकले तो मेरे वालिद को शूटर ने 18 गोलियां मार दी। तो मैंने कहा आपने क्या किया? उसने कहा मैं शूटर के पीछे भागा। मैं कहा वालिद को छोड़ के? तो मैं कहा किसने गोलियां मारी? तो उसने कहा प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए। कय्यूम ने मरवा दिया। तो मैंने कहा प्रॉपर्टी के लिए समझ नहीं आई मुझे। अगर 18 गोलियां उधर लगी थी तो 2 गोलियां आपको भी मारने में तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना। 2 वारिस गायब हो जाते तो जायदाद तो इसको मिल जानी थी, ज़्यादा शेयर मिल जाना था। तो उस पर वो एकदम अक्का बक्का हो गया। फिर उसके बेनोई ने जो है वो गुफ्तगू को टेक ओवर कर लिया वहाँ से। तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों भाइयों को मिल के इकट्ठे हो जाएं और असल कातिल को पकड़ें। जो असल कातिल है, असल बेनिफिशरी कौन है इस प्रॉपर्टी का, असल शेयर होल्डर कौन है इस प्रॉपर्टी का। सो ये तो लीगल पोजीशन और ये फैक्चुअल पोजीशन मैंने आपको दोनों बयान कर दी हैं। जो हाई कोर्ट में जो ज़मानत हुई उसमें वो कंप्लीट ट्रायल कोर्ट की इक्विटल की जजमेंट बनती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस केस में बहुत सारे मोड़ आए। लड़की का मामला भी बीच में आया, कय्यूम के वालिद से कुछ प्रॉब्लम भी आई, कुछ जैसे दोनों आपस में कुछ तनाज़ात इनके दरमियान खड़े हो चुके हुए थे। लेकिन हाई कोर्ट ने जो इनकी ज़मानत ली है वो किस बुनियाद पे ली? क्योंकि मेरिट के ऊपर ये ज़मानत हुई थी। जी जी बिल्कुल मेरिट पे हुई है। लड़की वाला मामला जो आपके CIA थी, उन्होंने बाकायदा ज़िम्निया में लिखा है कि लड़की का कोई चक्कर ही नहीं था। फिर वो गाड़ी का इन्होंने कहा गाड़ी तो बाप ने ख़ुद बेटे के नाम कराई थी, सरप्राइज़ गिफ्ट दूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो जितनी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस थी या रजिस्ट्रेशन होनी थी डायग्नोस्टिक सेंटर्स की, वो सब के सब इसके बाप ने अपनी ज़िंदगी में ही कय्यूम के नाम जो है वो सारे के सारे रखे हुए थे, किए हुए थे, और सारा कारोबार भी ये देखता था। ये और इसके ताए का बेटा मिलकर दोनों देखते थे। उसके गालिबन इसके 70% शेयर्स थे, उसके गालिबन 30% शेयर्स थे। तो कय्यूम ने एक व्हाट्सएप इसके वालिद का आया हुआ, उसमें मैसेज लिखा हुआ है मरहूम वालिद का कि जुम्मे के बाद तशरीफ़ ले आओ दफ्तर में। आज ये फसाद की जड़ जो बिज़नेस कारोबार में लड़ाइयाँ झगड़ियाँ हैं हसीब का नाम लेकर, इसके वालिद का मैसेज है, व्हाट्सएप है, जो हमने ऑलरेडी कोर्ट में दे दिया है। वो मैसेज उस पर भी जरा होगी कि ये इसके वालिद का मैसेज था। तो डेफिनेटली सारे शेयर होल्डर्स को इतला दे दी होगी, तैमूर को भी, हसीब को भी और कय्यूम को भी, कि सारे आओ
ताकि आज ये जो भी स्टाम्प तैयार किया हुआ इसके वालिद ने वो अंगूठे शंगूठे लगा कर उसकी एग्जीक्यूशन करनी थी। अब ये खुदा बेहतर जानता है किसने मरवाया, क्योंकि एफआईआर में ये लिखा गया है, जो अब कोर्ट कहती है कि 36 साल का शूटर था जो तैमूर कहता है, लेकिन जो शूटर है ही इज़ +62 और हाफ पैरालाइज्ड है, ये पुलिस फाइल में लिखा हुआ है। अब हाफ पैरालाइज्ड शूटर कोई समझ नहीं आती। अच्छा, इतना अरसा ये पुलिस की कस्टडी में भी रहा, इन्वेस्टिगेशन होती रही, इसकी गिरफ्तारी इल्तवा में रखी गई, फिर जब इसको पेश किया गया तो उसके बाद कुछ 4 मुल्ज़मान और भी थे साथ, आज भी एक मुल्ज़म की उसमें ज़मानत हो चुकी हुई है। तो आप समझते हैं कि इस केस के अंदर असल कातिल तक पहुंचने की बजाय राइट एंड लेफ़्ट करने के बाद इस तमाम केस को जो है वो पंजाबी में कहते हैं ना खून के अंदर डाल दिया गया? देखिए, हाई कोर्ट ने बड़ा खूबसूरत लिखा है, आपको उससे जवाब मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो चेन ऑफ एविडेंस, इट इज़ अ ब्लाइंड मर्डर, देयर इज़ नो चेन ऑफ गिविंग मनी टू द शूटर्स, देयर इज़ नो चेन ऑफ कन्वर्सेशन फ्रॉम अब्दुल कयूम with the shooters, and they do not know each other as per the evidence as per laid down by the police, so he cannot be kept on these grounds and reasons. So इसके बाद कोई ट्रायल केस की कोई अहमियत रह जाती है? अब एक इतनी बड़ी शख्सियत रुखसत हो गई, और ये जो मुझे नज़र आ रहा है, बाकी तो खुदा बेहतर जानता है, लेकिन हम जो डेली एविडेंस देखते हैं, पुलिस की देखते हैं और फिर गवाहों पे जरा करते हैं, तो उससे तो यही साबित हो रहा है कि ये केस में सब एक्विट हो जाएंगे, और जो मेन कल्प्रिट है उसकी तरफ जब तक ये दोनों फैमिलीज़, दोनों भाई माँ इकट्ठे नहीं बैठेंगे तब तक असल कातिल नहीं पकड़ा जाएगा। तो अब असल कातिल हम ये तो नहीं कह सकते कि कयूम है, और ना ही ये कहा जा सकता है कि उसका छोटा भाई तैमूर है। अदालत के अंदर केस गया, तैमूर की ज़मानत हो गई, एज़ पर लॉ जो बनती थी वो उसको तमाम रेमेडीज़ उसने अवेल की, और वो करता भी जा रहा है। दूसरी जानिब से इसको अपोज़ किया जाना, अभी भी मालूम हुआ है कि शायद वो अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रहे हैं इसकी ज़मानत के ख़िलाफ़। कुछ ऐसी इतलात हैं आपके पास? जी, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और जब ये इससे पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे तो एक उधर एफआईआर कटवाई गई कि तैमूर की तरफ से कि वालदा के मुँह पर ठुड्डे मारे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो एंट्री जहाँ पे हो रही होती है, तो जब वो कैमराज में से देखा गया तो वालदा को कोई ठुड्डे नहीं मारे गए थे। सो ये पैसे की जंग है, ये प्रॉपर्टी की जंग है, जिस पर बाप को कुर्बान कर दिया गया, जिस पर अब ये चाहते हैं क्योंकि अगर कोई कन्विक्ट हो जाता है तो उसको जायदाद नहीं मिलती, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, और अगर वो कन्विक्ट नहीं होता तो वो उतना ही हकदार है प्रॉपर्टी का जितना मुदई है या गवाहान है या वर्सा है। सो अब ये देखें कि ये इनकी कहाँ तक ये, क्योंकि हमने तो देखे प्रोसिक्यूशन ने अपने पैरों पे खुद खड़ा होना है, उसने अपने गवाहान को खुद साबित करना है, उन्होंने चेन ऑफ विटनेसेस खुद साबित करनी है, जो कि इस इतना भयानक और इतना दिन का वक़ूआ था। अगर इस केस में कुछ भी सदाकत होती, जिस तरह पहले कहा गया कि ये साथ मौजूद था, फिर कहा गया कि ये नहीं था, फिर उसका जियो फेंसिंग भी नहीं है, फोरेंसिक भी हुआ, मोबाइलों का सब कुछ हुआ, कुछ नहीं निकला। सो आप समझते हैं कि ऐसे केस में कभी सज़ा हुई है? इतने अरसे से आप भी जो है ये मर्डर केसेस को या ऐसे सीरियस किस्म के जो क्राइम्स को आप कवर करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल ये कहीं से भी सज़ा का केस है। बहुत शुक्रिया। बलकशेर खोता साहब मेरे साथ मौजूद थे, और उन्होंने डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी के कत्ल के हवाले से उनके बेटे के ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात से मुतल्लिक हमें बहुत क्लियरली बताया, और ये बात उन्होंने इस चीज़ का भी शायबा ज़ाहिर किया है कि ये पैसे की जंग है, प्रॉपर्टी की जंग है, जायदाद की जंग है, और इस केस को मज़ीद उछालने से बेहतर है, अपनी बदनामी से बेहतर है कि इस मामले को घर बैठकर हल कर लिया जाए, ताकि असल कातिल को भी पकड़ा जा सके और मज़ीद बदनामी से भी बचा जा सके। दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।